नमस्कार दोस्तों, मैं तजिंदर वालिया अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके अंबाला में, पंचकुला में और सोनीपत में नगर निगम के इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी हां, नगर निगम के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस बार अंबाला में पहली बार अगर हम बात करें नगर निगम के मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है। हम इस पे सारी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं। हमारे पैनलिस्ट में आज प्रोफेसर सुशील शर्मा जी। शर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद वाले साहब। जैसा हमने बताया, हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि आज की हम चर्चा शुरू करें। आप फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऑन कीजिए अपने अपने दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को अपने अपने मोबाइल पे, और हम बातचीत शुरू करते हुए। जी हाँ, आप जैसा सभी जानते हैं, शर्मा जी के अंबाला में इलेक्शन होने जा रहे हैं नगर निगम के, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अंबाला नगर निगम का सीधा मेयर जो लगभग 1.5 लाख वोटर वोट डालकर चुनेंगे, ये अंबाला में पहली बार हो रहा है। और अंबाला में मैं थोड़ा सा जानकारी और दे दूं, 20 वार्ड बने हैं, जिसके अंदर 20 वार्डों में हम अपना अपना एमसी म्यूनिसिपल कमिश्नर चुनेंगे। और इसमें एक चीज हो रहा है, मेयर तो सीधा चुना जाएगा। जो 20 हम अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर चुनेंगे, उनमें से डिप्टी मेयर चुना जाएगा। इस तरह की आगे कमेटियां भी बनती हैं, बहुत कुछ होता है। अंबाला में हम आज अंबाला की बात कर रहे हैं, अंबाला शहर की। शर्मा जी, इससे पहले कि मैं आपकी राय लूं, अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अंबाला कैंट में भी वार्ड बंदी हो चुकी है। वहां पर भी नगर परिषद के इलेक्शन है। वहां पर 31 वार्ड बन गए। वहां पहले कम थे, लेकिन वहां अब 31 वार्ड बन चुके हैं। वहां पर भी इलेक्शन होने जा रहा है। और अंबाला कैंट में भी काफी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें अंबाला शहर की, अंबाला शहर में जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, सबसे पहले आप अंबाला के वोटरों को क्या अपील करेंगे, फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। देखिए वालिया साहब, सबसे पहले तो आज फिर बहुत दिनों के बाद चुनावी विषय पर आपसे चर्चा करने का मौका मिला है। जी, वैसे तो कोई भी चुनाव जो होता है वालिया साहब, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के साथ जुड़ा होता है। जी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, लेकिन ये जो चुनाव है, खासकर जो मेयर का चुनाव और पार्षद का चुनाव होता है जी, वो तो एक तरह से जनता का चुनाव ही है, जनता के लिए ही है। और जनता के जो आम रोजमर्रा के जो काम होते हैं, उनसे संबंधित ये चुनाव होता है। देखिए, जहां तक लोकसभा का चुनाव है, वो पार्टी के चिन्ह पे लड़ा जाता है। जी, विधानसभा का चुनाव है, वो भी पार्टी के चिन्ह पे लड़ा जाता है। लेकिन जो पार्षद का चुनाव होता है, पार्षद में आम जनता क्या देखती है कि क्या वो नेता जी जो चुनाव में खड़ा है, पार्षद के पद पर चुनाव लड़ रहा है, क्या वो नेता या क्या वो इंसान आम आदमी से जुड़ा हुआ है। उस एक पर्टिकुलर, आप उसको कहते हैं, जो खास जगह का, जहाँ यानी कि जिस भी वार्ड का कोई नेता चुनाव लड़ता है, उसमें ये देखा जाता है कि उसकी फेस वैल्यू क्या है। जी, जहां तक मेरी निजी राय है, क्योंकि पार्षद के चुनाव में मुझे लगता है कि पार्टियों के चिन्ह पीछे रह जाते हैं। पार्षद के चुनाव में देखा जाता है कि कई बार, ज्यादातर इतिहास में ये देखा होगा कि आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? वो ये देखते हैं कि कौन सा नेता, कौन सा इंसान आम आदमी से, उस क्षेत्र के आम आदमियों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, आम आदमियों के सुख दुख में खड़ा है। अगर वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पे खड़ा होता है, फिर अच्छा इंसान से अच्छी बात है। लेकिन कई बार मुझे लगता है यहाँ पे पार्टियां पीछे रह जाती हैं, और आज़ाद उम्मीदवार जो है, अच्छा काम करने वाला जो नेता है, अच्छा काम करने वाला जो इंसान है, वो पार्षद के चुनाव में आगे निकलता है। बहुत बड़ी बात कही हमारे प्रोफेसर शर्मा जी ने। इनका ये कहना है कि जो पार्षद का चुनाव है या नगर निगम का जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये एक घरेलू सा इलेक्शन होता है, एक होमली इलेक्शन होता है। इसको हम राजनीतिक रंगत ज्यादा ना दें, आपका ये कहना है। हमारा अपने व्यूअर्स से ये कहना है कि देखिए, जो शख्स काम करता है, आपको पता होता है कि आपके मोहल्ले का, आपके वार्ड का, जिसका सोशल दायरा है, जो लोगों के दुख सुख में खड़ा होता है, जो लोगों की समस्याओं को समझता है, उसको प्रेफर लोग ज्यादा करते हैं, ऐसा आपका कहना है। हाँ, इस पे हम चर्चा रखेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अंबाला शहर नगर निगम के चुनावों के लिए बिगल बज चुका है।
11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक, जी हाँ 11 दिसंबर सन 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक फॉर्म भरने की तारीख है कि आप अपना नॉमिनेशन पेपर दे सकते हैं। और उसके बाद 27 दिसंबर को, सिर्फ शर्मा जी 10 दिन का टाइम दिया है चुनाव आयोग ने कैंडिडेट्स को। 27 दिसंबर को इलेक्शन होंगे और 30 दिसंबर को इसी साल के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा आपका मेयर कौन है, आपका म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन है। और सिर्फ 10 दिन का ही समय दिया है। शायद ये कोरोना की वजह से भी हो सकता है या कि ज्यादा इकट्ठ ना हो, ज्यादा इसी वजह से शायद ये 10 दिन का ही समय मिला है। देखिए वाले साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि ये चुनाव पिछले लगभग 2.5 साल से पेंडिंग था जी। लगभग मुझे लगता है कि 2.5 वर्ष इस चुनाव 2.5 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था जी। लेकिन किसी ना किसी कारणवश ये चुनाव डिले होता गया और आज जाके जब इस चुनाव की, और मुझे लगता है कि काफी समय से इस चुनाव की जो है ना हर नेता, हर राजनेता अब एक अंदरूनी तौर पे अपनी अपनी तैयारी कर रहा था। उसको पता था कि आज ना कल ये चुनाव होना ही होना। तो लेकिन एकदम ये चुनाव आयोग ने एकदम इस चुनाव को प्रसारित कर दिया है, तो निश्चित तौर पर जो, और फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि ये जो चुनाव है ये एक जो आम, जैसे कहते हैं ना, एक भाईचारा, एक भाईचारे का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव है। और खासकर जहां मेयर की पद की आपने बात की, जिसके डायरेक्ट यानी कि चुनाव हो रहे हैं आप, यानी कि मेयर अपना डायरेक्ट चुनेंगे, यानी दो जगह वोट डालनी पड़ेगी वोटर को, एक तो अपने पार्षद के लिए और एक मेयर पद के लिए, क्योंकि मेयर पद का डायरेक्ट इलेक्शन है। तो ये चुनाव अपने आप में एक बहुत खास होने जा रहा है। जहां तक एक आम जनमानस या आम नागरिक के नाते मैं कहूं, ये चुनाव खास इसलिए होने जा रहा है क्योंकि मेयर का जो पद है जी, मेयर के पद के लिए अब इसमें प्रत्याशी बहुत आएंगे। जहां तक मेरी एक निजी राय है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जहां तक मुझे लगता है कि 15 से 20 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जी, यानी कि जिनका बिल्कुल बराबर का टक्कर आप मान सकते हैं। चलो 15 ना माने तो 10 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिनकी बराबर की टक्कर मेयर के इलेक्शन में। शर्मा जी ने बहुत बड़ी बात की। हमारी जो भी ये व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देश विदेश में देख रहे हैं, क्योंकि विदेश का नाम मैं इसलिए रहा हूँ, वहाँ के लोग भी हमारे जो अम्बाला से, हरियाणा, पंजाब के लोग विदेशों में ये प्रोग्राम जाकर बसे हुए हैं, देखते हैं, वो अपने कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा करते हैं कि उनको पता रहता है उनके शहर में, उनके प्रदेश में, उनके आसपास क्या हो रहा है। शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात की। प्रोफेसर शर्मा हैं जो अपने हिसाब से काफ़ी कुछ जानते हैं, वास्तुकला के हिसाब से भी ये बहुत कुछ जानते हैं। और एक चीज मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि कम से कम 10-15 जो कैंडिडेट हैं वो मेयर के इलेक्शन के लिए इस बार खड़े होंगे, ऐसा शर्मा जी। मुझे देखिए जहां तक मैं एक मेरा आंकलन है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना वाले साहब, जी, इसमें किसी के लिए कोई प्रतिबद्धता, जैसे नहीं, आप ठीक कह रहे हो, वो नहीं होता। इसमें कोई भी देखिए जो पार्षद हैं उनके मन में कहीं ना कहीं जो इससे पहले जो यानी कि पार्षद रहे हैं, जी, हर एक के मन में होता है कि कहीं कभी ना कभी मेयर बना जाए। पहले ये होता था कि वो जो पार्षद चुनते थे वो पार्षद बाद में अपना मेयर चुनते थे, उसमें खरीदो फरोख्त हो जाती थी, बहुत चीजें, बहुत कुछ गड़बड़ होती थी, अप्रत्यक्ष रूप से होती थी। लेकिन अब जो ये है, और खासकर ये जो सीट है वो महिला के लिए आरक्षित है, और महिला शक्तिकरण, सशक्तिकरण का ये टाइम चल रहा है। और शर्मा जी, इसमें मैं आगे बढ़ता हुआ, हमारे आशीष तनवर जी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको मुबारकबाद देख रहे हैं। हमारे संजीव भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत से जश्न है, सहज है, बहुत से हमारे भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं। उसमें एक चीज हम बात करें, आपने ये भविष्यवाणी कर दी कि भाई कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15 कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं अभी तक जो निखर कर आए हैं, जो निकल कर आ रहा है। उनमें से मैं बताऊं, अभी तक हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट जो चौधरी निर्मल सिंह ने फ्रंट बनाया था, और 56,000 पिछले इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में वो वोट भी लेकर गए थे। उनका फ्रंट ने इस बार फिर पहल की है। उन्होंने अमीषा चावला, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है अम्बाला के लिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, बिट्टू चावला, दलीप चावला बिट्टू जी की धर्मपत्नी है और पढ़ी लिखी लेडीज हैं। पहले भी वो पार्षद रह चुकी हैं, और बिट्टू भी 4 बार पार्षद रह चुका है, उसके परिवार में 4 बार पार्षद वो रह चुके हैं। वो मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ी हुई हैं। और दूसरा नाम एक अम्बाला के समाज सेवी हैं जो अपना रसूख रखते हैं, सरदार बलबीर सिंह जी, इंजीनियर बलबीर सिंह जी हैं। उनका सोशल दायरा बहुत बड़ा है, रोटरेरियन हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई धार्मिक संस्थाओं से, कई एजुकेशन सोसाइटियों से भी वो जुड़े हुए हैं।
उन्होंने पिछली बार एमएलए का इलेक्शन लड़ने की बात कही थी, कुछ मजबूरियां होंगी, वो नहीं खड़े हो पाए, लेकिन इस बार वो पूरा ताल ठोक के उन्होंने अपने मिसिस गुरमीत कौर स्वीटी जिनका नाम है, उनको चुनाव मैदान में वो खड़ी हुई हैं मेयर के लिए, और वो भी बहुत जोर शोर से इस इलेक्शन में लगी हुई हैं। ये तो हैं 2 कैंडिडेट, इनके बारे में आप 1 मिनट में क्या बात करें? देखिए भले जी, मैंने यही आपको बात कही ना, क्योंकि जितने ज्यादा उम्मीदवार जी, और खास करके जैसे आपने जिक्र किया कि वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं और समाज से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, चुनाव तो वही लड़ता है जो समाज से जुड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति वही करता है ना जो कहीं ना कहीं समाज के दायरे से जुड़ा हो, कहीं ना कहीं राजनीति के दायरे से जुड़ा हो, या कहीं ना कहीं उसका एक ऐसा सोशल सर्कल हो जी। यानी कि फिर वही बात आ जाती है कि किसकी कितनी फेस वैल्यू है और वो कितना आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, और आम जनमानस की उसके ऊपर कितनी ज्यादा उसके ऊपर जो है ना, उस पर आम जनमानस का विश्वास है उसके ऊपर। वही बात आ गई ना कि जैसे जो 3-4 बार पहले पार्षद रह चुका है, वो कहीं ना कहीं पार्षद उसकी कहीं ना कहीं पैठ तो है ना, कहीं ना कहीं पैठ है तभी पार्षद रह चुका है वो। तो जितने भी पहले पार्षद का चुनाव लड़ते थे, क्योंकि देखिए आज से पहले जो ये पार्षद का चुनाव था ना, इसको एक आम चुनाव माना जाता था। ओहो, ये तो एमसी का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है। लेकिन इस बार के जो माहौल है, मुझे लगता है कि ये एमएलए और एमपी के चुनाव को भी पार कर जाएगा। इसकी इतनी ज्यादा मुझे लगता है कि, और एक तो काफी समय के बाद आया जी, और खासकर जो मेयर का चुनाव है, मेयर के चुनाव के आसपास इस चुनाव की सारी जो है ना रूपरेखा मेयर पद के आसपास घूमनी है जी। पार्षद का चुनाव तो होगा ही होगा, लेकिन जो पार्षद पहले रहे हैं जी, उन पार्षदों की कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है कि वो मेयर बने, ये रही होगी ना। हाँ जी, हाँ तो वो जितने भी पार्षद आज से पहले बने हैं, उनके घर से जो भी महिला, क्योंकि महिला के लिए रक्षित है, वो किसी ना किसी से अपने परिवार की महिला को मेयर पद के लिए आगे जरूर करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे नीलम शर्मा जी आपको राम राम लिख रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। हमारे बहुत से दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं आपको नमस्कार कर रहे हैं। शर्मा जी, अब हम 2 मेन पार्टियां जो एचडीएफ की हमने जिक्र किया कि उन्होंने तो अपना कैंडिडेट उतार दिया, मैदान में आ गया। अभी भविष्य के गर्भ की बातें हैं, जैसे 15 कैंडिडेट की हम भविष्यवाणी कर रहे हैं 10-15 के बीच में। अगर हम भाजपा की बात करें, भाजपा में 4-5 नाम बहुत चर्चा में चल रहे हैं, जिनमें से शायद उन्हीं में से किसी को टिकट मिले। उनमें से सबसे ऊपर नाम चल रहा है, जैसे दिवाली होकर गई है या गुरुपुरब था गुरु नानक देव जी का, तो होड़ सी लग गई थी बोर्ड लगाने में, चाहे वो हर एक वार्ड के अंदर, कि वो ये दिखाना चाहता था कि मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूं, मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा जी। तो बहाना था दिवाली मुबारक हो, गुरुपुरब मुबारक हो, इस तरह की थी। उसके अंदर सबसे ज्यादा होर्डिंग शहर में भाजपा की तरफ थे। एडवोकेट संदीप सचदेवा जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जो ये शैलजा, वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, शैलजा सचदेवा जी। उनको लगता है कि, उनका ये कहना है, वो पूरी तरह ये तैयार हैं कि पार्टी का आदेश हो तो वो उसी वक्त इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह संजय शर्मा, जो एक बहुत बड़ा नाम है संजय शर्मा का, हरियाणा की भाजपा की राजनीति में अंबाला से वो एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी है, वो भी पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं भाजपा की टिकट के लिए। एक और नाम है नम्रता कौर, एडवोकेट नम्रता कौर, जो प्रैक्टिस करते हैं अंबाला बार एसोसिएशन में, अंबाला बार ये अपना एडवोकेट्स के उसमें, और उनका भी एक अपना अच्छा ग्रुप है, महिला सशक्तिकरण पे उन्होंने काफी काम किया, उनके नाम की भी चर्चा है। एक और नाम है जो यहाँ पर एमएलए रही हैं हमारे स्वर्गीय वीना शिब्बर जी, उनकी पुत्र वधू का भी नाम इसमें चल रहा है। इस तरह 4-5 नाम हैं, इन्हीं में से भाजपा की को टिकट देगी। इसमें आपको कौन सा दमदार सा लगता है? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो जो है ना, चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने का हक सबको है और करनी भी चाहिए। देखिए, जितनी ज्यादा दावेदारी होगी उतना ही ज्यादा आम लोगों का जो फायदा है ना, मुझे लगता है, क्योंकि भारत की राजनीति में अगर मौजूदा हालात हम देखें ना, इसमें कुछ लोग निष्क्रिय हो गए हैं जी। लेकिन राजनीति में मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि समाज से जुड़े लोग और स्वच्छ छवि के जुड़े लोग, स्वच्छ छवि के जुड़े लोगों को राजनीति में सक्रिय होना पड़ेगा, तभी आम लोगों का फायदा होगा। वैसे तो शर्मा जी, आपकी बात मैं बीच में रोक रहा हूँ, पूरी करना। हमारे बहुत से श्रोता अपने कमेंट्स दे रहे हैं, आप भी अपना कमेंट्स लिखिए, अगर ठीक पढ़ने लायक हुआ हम जरूर पढ़ेंगे। हमारे सोहन आर्य हैं, बहुत अच्छा वो बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। वो लिख रहे हैं, वालिया जी, पिछले कई सालों से हमने एमसी भी चुने, एमएलए भी चुने और एमपी भी चुने हैं, और वह सब रूलिंग पार्टी में रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी में रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा शहर
वहीं का वहीं है। विकास की अवस्था को ले लो, सफाई व्यवस्था को ले लो, नगर निगम में काम करवाने जाओ तो देख लो कैसे विश्वास करके हम वोट करें कि हम आए पहले से बेहतर अंबाला नगर निगम। हम कैसे विश्वास करें कि हमें पहले से बेहतर अंबाला नगर निगम मिलेगा? इसके लिए क्या करना चाहिए? जहाँ तक हमारे आपने नाम बताया सोहन आर्य, सोहन आर्य जी, ये बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ समाज की ना कड़वी सच्चाइयाँ हैं जी। देखिए वाले साहब, फिर बात वही आ जाती है कि जब तक देखिए अकेला चना, वो कहते हैं ना भी भार नहीं फोड़ सकता, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब तक एक समूह, मैंने फिर वही कहा कि जब तक साफ और स्वच्छ छवि के लोग और सही मायने में लोगों का भला करने वाले लोग राजनीति से नहीं जुड़ेंगे जी, साफ और स्वच्छ छवि के लोग और सही मायने में लोगों का भला करने के जिनके मन में इच्छा है, ऐसे लोग राजनीति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक इन चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा। एक चीज मैंने अभी, फिर मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, अभी हमने भाजपा के 4 कैंडिडेट हमने मेन बताए, उनमें से किसी एक को टिकट मिलेगा। आप उन चारों में से किसको चाहते हैं कि ये अच्छा कैंडिडेट भाजपा का हो सकता है? उसके बाद हम कांग्रेस की भी बात करेंगे। मैं अपने श्रोताओं से ये कहता हूं कि आप उसका नाम लिखकर हमें बता सकते हैं, हम आपका बताएंगे कि ये कैंडिडेट के लिए इतनी वोट पड़ी हैं। हमारे पहला है मिसिस संदीप सचदेवा, दूसरा मिसिस संजय सचदेवा, तीसरा नम्रता गौड़ और चौथा मिसिस छिबर। 4 नाम हैं हमारे पास। 4 में से या और कोई आपके नाम में भाजपा का जो सशक्त दावेदार हो उसके बारे आप हमें बता सकते हैं। ये तो शर्मा जी भाजपा की बात हुई कि क्योंकि भाजपा का कुछ नहीं पता लगता कहां क्या कर दे, क्योंकि जैसे कभी कांग्रेस की हाईकमांड की बात होती थी, अब भाजपा में शुरू हो गया कि अब भाजपा के भी दिल्ली से आने लग गए कि भाई इसको ये टिकट देना है, ऐसे देना है। चलो डिसिप्लिन है, होना भी चाहिए हर पार्टी। ये मैं फिर एक बार 4 नाम मैंने बताए हैं, इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा भाजपा का ठीक कैंडिडेट होगा जो जीत सकता है, विनिंग की रेस में आ सकता है। इसी तरह शर्मा जी मैं अब आपसे पूछूंगा, हम कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें। इस बार कांग्रेस में भी बहुत लंबी लिस्ट है, कांग्रेसी भी गदगद हो रही हैं। हमारी कुमारी शैलजा जो हरियाणा की वो हैं प्रधान हैं, या जो अंबाला से रिलेटेड कांग्रेसी हैं वो भी गदगद हैं, और कई नेता भी जो कभी HDF में थे या किसी और पार्टियों में थे वो भी तरलो मच्छी हैं कि हम कांग्रेस में शामिल हों, या कांग्रेस शायद उनको लेने के लिए तरलो मच्छी हो। दोनों बातें। तो उसमें कांग्रेस में जो मेन कैंडिडेट की अगर हम बात करें शर्मा जी, उसमें मैं जो नाम बता रहा हूं शायद इसी में से किसी को टिकट दी जाए। देखिए लेडीज को का नाम हम अभी नहीं लेंगे, उनके हस्बैंड का नाम ही लेके काम चलाएंगे, क्योंकि कई बार लेडीज का नाम लेना पहले ठीक भी नहीं लगता और हमें मालूम भी नहीं है कहीं ले। इसमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है, एक पहले MC रहे हैं कांग्रेस के डिम्पी अग्रवाल जी, जो सेक्टर 7 से हैं, जिनके होटल भी हैं, और डिम्पी अग्रवाल की मिसिज कांग्रेस की सशक्त दावेदार है, और उन्होंने अंदर खाते प्रचार भी अपना शुरू कर दिया है। जब उनसे पूछो बड़ी मीठी आवाज में वो बोलते हैं कि भाई मैं तो चलो देखूंगा, अभी आने वाले समय में हम बताएंगे भी वो कैसे बात करते हैं। डिम्पी अग्रवाल हैं या आशु अग्रवाल हैं जो पानीपतिया फैमिली है, उनकी भी पुत्र वधू इस इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से हाथ आजमा सकती हैं। और इसी तरह अमरजीत कौर सोढी, ये कांग्रेस का बहुत अच्छा नाम है कांग्रेस में, जो बहुत देर से कांग्रेस की सेवा कर रही हैं, अमरजीत कौर सोढी, उसके नाम की भी हमें चर्चा थोड़ी सुनने को मिली है। इसी तरह जंडली कोलागाम से भी कोई ना कोई कैंडिडेट, चाहे वो कह रहे हों कि हम तो ये हैं वो हैं, वहां से भी एक जाट नेता की पत्नी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। और अगर हम बात करें किरण बाला जैन, जो एक बहुत बड़ा नाम है हरियाणा की कांग्रेस के अंदर, उनके बेटे एडवोकेट जो अब हरियाणा कांग्रेस के कैशियर भी हैं, हो सकता है किरण बाला जैन के परिवार से या वो खुद, अगर पार्टी ने, हर एक ही कहता है अगर पार्टी आदेश देगी तो हम देख लेंगे, वो भी सशक्त दावेदार हैं कांग्रेस के। इसी तरह मिसिज मेहता जो पहले पार्षद 2-3 बार रह चुकी हैं, उनका बेटा भी पार्षद है, उनके परिवार में भी तो सुख पहाड़ चल रही है कि अगर पार्टी ने टिकट दे दिया, अंदर खाते वो भी पूरे तैयारी में है, उन्होंने भी स्टिकर बड़े काफी कुछ शुरू कर दिया। और एक ब्राह्मण समाज के भी नेता हैं कांग्रेस में, दीक्षित,
दीक्षित की मिसेज भी इस इलेक्शन में, वो भी कहते हैं कि अगर हमें टिकट मिला हम लड़ लेंगे, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट काफ़ी लंबी इसमें है। तो हो सकता है कि कांग्रेस भी कोई अच्छा कैंडिडेट उतार दे जो मुकाबला दे सके। देखिए वाले साहब, बात फिर वही आ गई जी, क्योंकि इस बार जो मेयर का पद जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है ना जी, ये सब उसके आप साइड इफेक्ट्स कह लीजिए, अच्छे इफेक्ट्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप जी। इसको, क्योंकि इस बार जो मेयर का इलेक्शन है वो किसी एमएलए के इलेक्शन से कम नहीं है जी। इस बार का जो इलेक्शन मेयर का जो पद है, जी। आप ये देखिए जो डायरेक्ट उसके इलेक्शन वोटिंग हो रही है, तो ये यानी कि एक तरह से मैं ये नहीं कहता कि कानूनी कुछ भी शक्तियां अलग अलग हो सकती हैं जी। कानूनी हर एक का अपना एक अलग रुतबा है, कानून में उसकी अलग शक्तियां हैं, उसकी अलग शक्तियां हैं, लेकिन अगर आम लोगों के एक नजरिए से देखा जाए तो मेयर का इलेक्शन भी बहुत ज्यादा खास होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन है जी। किसी को किसी का कोई इसमें दखलंदाजी नहीं है जी। जिसको जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा, चाहे वो पार्टी का है, चाहे वो आजाद उम्मीदवार है, चाहे पार्टी का, जिसको जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा वो अपना मेयर बनाएगा उसको। तो शर्मा जी, एक चीज तो क्लियर सी हो रही है कि देखिए कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतारेगी और इस बार जबरदस्त फाइट और के मैं मोड में। एक बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा कैंडिडेट उतरेंगे किसको फायदा होगा? फायदा आम लोगों को होगा। अच्छा, क्यों होगा आम लोगों, मैं बताता हूँ कैसे? क्यों होगा आम लोगों को। देखिए कुछ लोग तो है कि जो पहले समय से चुनाव के साथ जुड़े हुए हैं, यानी राजनीति से जुड़े हुए हैं, कुछ तो वो लोग भी अपने उसके चुनाव में उतरेंगे जी। कुछ ऐसे लोग भी मुझे लगता है कि जहां तक मेरा एक आंकलन है, देखिए मैं अपना निजी आंकलन बता रहा हूं, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे चेहरे भी आपके सामने इस बार आएंगे कि जो कि वाकई ही पहले शायद राजनीति से इस तरह से ना जुड़े हों और एकदम से मेयर पद के लिए आएंगे, बिल्कुल पार्षद पद के लिए आएंगे, मेयर पद के लिए आएंगे। जैसे इसमें से आपने अभी नाम आपने जैसे मुझे एक नाम बताया आपने, शायद वो समाज सेवा से जुड़े थे लेकिन राजनीति में पहली बार आएंगे, बलबीर सिंह। मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ ऐसे चेहरे ज्यादा होंगे बजाय कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए चेहरों की बजाय कुछ ऐसे चेहरे ज्यादा जुड़ेंगे जो समाज सेवा के साथ जुड़े हुए थे। शर्मा जी, हाँ, आपकी बात में और आगे बड़ी करता हुआ कि आपने कहा मेयर के 10-15 कैंडिडेट होंगे, हमारा भी यही अनुमान है। कम से कम 10 तो ऐसे होंगे और बराबर का टक्कर होगी। एक चीज आप और कि अंबाला में एक और होर्डिंग बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। फर्स्ट टाइम हमने देखा कि जो होर्डिंग दीपावली पे लगे या गुरुपुरब पे लगे, आज से पहले एक हैवीवेट कैंडिडेट अंबाला के विनोद शर्मा जी, जो सेंटर में भी मिनिस्टर रहे, हरियाणा की राजनीति में भी उनका एक अपना मुकाम है, दबदबा है, हरियाणा के भी मिनिस्टर रहे, उन्होंने कभी भी अपनी फोटो तो लगाई, उन्होंने अपने जो कैंडिडेट होते, जो उनके सपोर्टर थे, उनकी फोटो हमेशा लगती रही। अंबाला के इतिहास में पहली बार उन्होंने बोर्डों के ऊपर शक्ति रानी यानी अपनी मिसेस की फोटो भी साथ में लगाई है। इससे पहले कभी शक्ति रानी की फोटो नहीं लगी थी। इससे ये पता लगता है किसी भी उनके सपोर्टर में, शायद मैं बड़ी सोच समझ के बात कर रहा हूं, कि उनकी रजामंदी के बगैर कोई शर्मा जी की मिसेज की शक्ति रानी की फोटो नहीं लगा सकता। इससे यह पता लगता है कि शायद विनोद शर्मा जी शक्ति रानी को अंबाला के मेयर के इलेक्शन में उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, देखिए वाले साहब, जहां तक मैंने कल चुनाव का ऐलान हुआ है ना, जी, कल चुनाव के ऐलान के बाद ही मैं देख रहा हूं कि गहमा गहमी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और देखिए आने वाले 1-2 दिन में और कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी जी। 1-2 दिन में आप देखेंगे कि ना जाने हो सकता है कि मुझे लगता है कि कुछ कैंडिडेट जो पहले अपने आप को कर चुके हैं कि हमने दावेदारी दे दी है, हो सकता है वो अपनी दावेदारी वापस ले लें। कुछ कैंडिडेट ऐसे आएंगे जिनकी दावेदारी हम कभी सोच ही नहीं सकते थे, तो ये भी दावेदार होंगे, उनकी दावेदारी आपके सामने 1-2 दिन में आपको मिलेगी। और गठबंधन का दौर जैसे दोबारा आप कहते थे ना कि जैसे एमएलए विधानसभा में, लोकसभा में गठबंधन होता है, इस बार मेयर पद के चुनाव के लिए भी गठबंधन के पूरी उम्मीद है कि कहाँ किसका गठबंधन हो जाए। शर्मा जी, मैं आपकी बात को आगे चलाते हुए पंचम गौर लिख रही हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने कमेंट्स दिए हैं कि जो भी खड़ता है जीतने के लिए ही खड़ता है। चलो अच्छी बात है। जो जैसे आपने गठबंधन की बात की, आप तो गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले एक ऐसा झटका लगा एक गठबंधन को, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो शीर्ष के नेता थे जिन्होंने गठबंधन बनाया, उसमें चौधरी निर्मल सिंह और हिम्मत सिंह, साथ में बिट्टू चावला, गुलजार सिंह, चलो ये तो बाकी तो थे। मेन 2 आदमियों की अगर हम बात करें, निर्मल सिंह का राइट हैंड माने जा रहे थे
अपना जी। हिम्मत सिंह। और इसके अंदर जो जो हमारी बातचीत हुई निर्मल सिंह से, चौधरी निर्मल सिंह ने, उन्होंने कहा था कि मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ने से पहले ये ऑफर हिम्मत सिंह को दी थी कि हिम्मत सिंह जी अगर आप चाहते हो एमएलए का इलेक्शन आप लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिम्मत सिंह ने इसके लिए मना कर दिया था। उसके बाद अब हम बात करें दूसरी बात, उनका यह कहना है कि हमने मेयर के इलेक्शन के लिए भी हिम्मत सिंह से पूछा कि उनके परिवार का कोई लड़ना चाहता हो। ये बिट्टू चावला जी ने भी कहा, तो हिम्मत सिंह जी ने ये कहा था नहीं, हाँ हम आपके साथ हैं, बिट्टू चावला जी के साथ हैं, उनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन 2 दिन पहले ऐसी कुछ मजबूरियां हो गई कि कयास जिसके लगाए जा रहे थे टूट गई धड़क करके, वो एक पंजाबी च गाना है कि दोनों की यारी टूट गई और एचडीएफ से एक बाजू दूसरी साइड चली गई, उसका नाम है हिम्मत सिंह। उन्होंने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ भी दिखाया, सैकड़ों उनके वर्कर भी इकट्ठे हुए और उन्होंने छोड़ दिया पहले वर्करों पे कि भाई आप डिसाइड करके मुझे बताएं। वर्करों ने कह दिया हिम्मत सिंह जी आप डिसाइड करें। अंदर खाते ये भी बात चल रही है कि हिम्मत सिंह भी जल्दी जल्दी बैठने वाले नहीं, उनकी भी कई जगह जैसे विनोद शर्मा के साथ, इंजीनियर बलबीर सिंह के साथ, यहां तक सुनने में आया बहुजन समाज पार्टी के साथ, श्रोमणी अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी और चौटाला साहब की इंडियन नेशनल लोक दल, ये एक गठबंधन सा भी बनने जा रहा है। जो आप कह रहे हो ये खिचड़ी सी भी पकने जा रही है, इसके बारे क्या? बिल्कुल ठीक है। जहां तक आपने बात की, देखिए वाले साहब, ये ना भारतीय राजनीति की एक ना इसको खूबसूरती कह लीजिए या भारतीय राजनीति का एक ऐसा पक्ष कह लीजिए कि जो पक्ष चुनावों से पहले सामने देखने को मिलता ही मिलता है जी। कुछ लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं जी। लेकिन बात वही है कि जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जो भी इंसान जुड़ा हुआ है, वो अपना जो यानी कि पद है या अपनी गरिमा है या अपना एक रुतबा है। देखिए जो राजनेता होता है उसको सबसे पहले अपना रुतबा, अपना पद और अपनी शख्सियत बचाने का सबसे पहले उसको वो होता है जी कि कैसे मेरा जो स्थान है वो निर्विघ्न यानी कि किसी विघ्न के बिना मेरा जो स्थान है वही बना रहे। देखिए ये द्वंद्व चलते रहते हैं। ये भारतीय राजनीति में मैं कहूँगा ये पहले किसी टाइम में बड़ी बात होती थी, अब तो बड़ी छोटी बात है जी। एक दूसरे पक्ष में जाना, एक को छोड़ना, एक को पकड़ना, ये भारतीय राजनीति की बहुत आम बात हो चुकी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि चाहे राजनेता, देखिए राजनेता की एक अपनी सोच होती है जी, वो अपने ठीक या देखिए हर एक इंसान की निजी सोच होती है, उनकी क्या निजी सोच रही होगी उनको वो बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी भी राजनेता की कोई भी निजी सोच रही हो, लेकिन अंततः जब चुनाव हो जाता है, जब जीतने के बाद वो पार्षद या मेयर चुन जाएगा, वो जनता का कितना काम करता है, वो जनता का कितना भला करता है, जनता ने तो वो देखना है। ये चुनाव से पहले की, जैसे कहते हैं ना बारात से पहले कुछ सगन होते हैं, ये बारात से पहले वाले सगन है। जैसे मेहंदी लग गई है जी, अब ये आप जैसे हमारे गांवों में कहते हैं कि जैसे जी अब मेहंदी का दिन है, उससे पहले रत जगह होगा जी। ये चुनाव से पहले ना ये चीजें बड़ी आम हो गई हैं। कोई छोड़ के जाएगा, कोई दूसरे को पकड़ेगा, कोई उधर से आएगा, कोई इधर से आएगा। लेकिन देखना ये है कि कुछ भी होने के बाद क्या जनता का भला होता है, क्या वो जनता के फायदे में बात जाती है। अब जैसे मैं मौजूदा सरकार की बात करता हूँ, मौजूदा सरकार में चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी जी, अलग अलग लड़ी, दोनों के वादे अलग थे, दोनों के दावे अलग थे। लेकिन चुनाव होने के बाद एक ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों को गठबंधन करना पड़ा। ठीक है ना वाले साहब, दोनों को गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन के बाद यानी कि लोगों का कहीं ना कहीं लोगों काम तो हो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें भारतीय राजनीति में या कभी भी चुनाव आएगा ये आपको देखने को मिलेगी। देखिए किसी भी राजनेता के ऊपर, जो भी राजनेता होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, उसके पीछे कुछ जो है ना उसकी एक वो कहते हैं ना उसके समर्थक होते हैं, उस समर्थकों का दबाव भी हो सकता है। चलिए शर्मा जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि राजनीति में हर एक तरह के साम वेद दंड बिल्कुल सब कुछ अपनाया जाता है, और इसमें हिम्मत सिंह भी इस इलेक्शन में अपना रुतबा दिखाएंगे। क्योंकि ऐसे हमने जो देखा, उनका भी अम्बाला शहर के विधानसभा क्षेत्र में अपने बूथ पे उनका अच्छा होल्ड है। आने वाले समय में वो किसी को भी तंग कर सकते हैं। देखिए जो भी विधायक का जो चुनाव लड़ा है जी, और मुझे लगता है कि पिछला जो चुनाव गया उसमें लगभग बराबरी की वोटें दी, 1000, 2000, 3000 वोट के फर्क था मेरे ख्याल। और इसमें मैं बताऊं हमारे पास बहुत से नाम आए हैं, जो सभी का तो मैं कहना ठीक नहीं समझता। इसमें सोहन आर्या जी के समेत हमारे पास 25-30 जो साथी हैं, उन्होंने लिखा है नम्रता गौड़ जो है, जो खुद डिसीजन लेने में सक्षम है,
बाकी एक दूसरे की तरफ देखेंगे। जी। इनका इशारा है कि पति देव की तरफ देखेंगे। जी जी जी। और ये एक बहुत बड़ी बात है। जी जी, ठीक बात। कि इनका ये कहना है। और कुछ साथी हमारे लिख रहे हैं शक्ति रानी जिंदाबाद। जी। निर्मल बोंकरा जी हैं और इनके साथी हैं काफी, ये शक्ति रानी की जय कर रहे हैं, शक्ति रानी जिंदाबाद। और उधर से जो एक दिल को छूने वाली बात है ये जी। कि नम्रता गौड़ अपने आप डिसीजन ले सकती है। जी। ये शर्मा जी ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे। बात वही आ गई ना, देखिए अब जैसे आम जनता क्या सोचती है। अब आम जो अंबाला का नागरिक है, जिसने जी। वोट देकर अपना पार्षद चुनना है, जिसने वोट देकर अपना मेयर चुनना है, देखिए चलनी तो उनकी है जी। हम अपनी बात, जैसे हम अपनी बात रख रहे हैं वैसे ही ये अपनी बात रख रहे हैं। और इनकी बात में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए वही बात आ गई कि जैसे एक भी जो अपने आप डिसीजन लेने वाला, अपने आप डिसीजन लेने का मतलब क्या है कि आपका कोई पार्षद है या आपका कोई मेयर है, अगर कहीं किंतु परंतु करता है, ये ऐसे करूं या ऐसे ना करूं, देखिए फिर तो उसको फायदा मिल गया ना। मैं समझ गया आपकी बात। फायदा उसको मिल गया ना कि जो खुद डिसीजन लेने वाला है। अब देखिए जनता ने फर्क कर दिया। अब जनता के मन में क्या है, अब इनके मन में है, जनता के मन में है कि जो खुद डिसीजन लेने वाला हो जी, जो किसी की तरफ ना देखे, ऐसी जनता अपना पार्षद चुनेगी और ऐसी जनता अपना मेयर चुनेगी। शर्मा जी जनता बहुत जागरूक हो चुकी है भाई साहब। नहीं ठीक है, बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है जनता, और इस इलेक्शन में तो ज्यादा जागरूक हो चुकी है। जनता है, सब कुछ जानती सब है, जानती ऐसा है, आपका सब- कहना है। सब जानती है। शर्मा जी आपकी बात, एक और मेन पार्टी अंबाला में जो कहीं ना कहीं डेंट भी लगाएगी, हो सकता है वो कुछ अपना रंग भी दिखा जाए इस इलेक्शन में, वो है आप पार्टी। ठीक है, उनके जो मिस्टर कटोच हैं, उनके जो प्रेसिडेंट अंबाला डिस्ट्रिक्ट के, उनका ये कहना है, हमने उनकी इंटरव्यू भी दिखाई थी, उनका ये कहना है कि इस बार आप देखना नगर निगम के चुनाव बहुत कुछ आपको मैसेज देंगे। और उनका ये भी कहना है कि हम किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हमारा अपना मेयर लड़ेगा, 20 के 20 पार्षद हम खड़ा करेंगे, ये उनका कहना है। इसके बारे आप क्या कहेंगे? देखिए वाले सब चुनाव में जितनी ज़्यादा दावेदार, मैंने जैसे पहले कहा ना, जितनी ज़्यादा पार्टियां या जितने ज़्यादा लोग उसमें अपने आप को अपनी सहमति या अपनी जो उसमें दर्ज कराएंगे ना, अपनी जैसे कहते हैं कि जितने ज़्यादा उसमें दावेदार होंगे जी, लेकिन उसमें देखना ये है कि मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि जो पार्षद का चुनाव है या जो मेयर का चुनाव है, देखिए मेयर का चुनाव तो उसको एक मिनट के लिए अलग कर दे, अगर पार्षद का चुनाव है, देखिए इसमें पार्टियां कहीं ना कहीं, एक मेरी निजी राय है, पार्टियां कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना अगर गौण इसलिए होंगी, इसमें जो फेस वैल्यू है उस पार्टी ने किस कैंडिडेट को टिकट दिया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए पार्टियां सभी अपनी जगह अच्छी हैं, हर एक पार्टी के अपने विचार हैं, हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा को लेकर वो चलेंगे, सभी समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए कहेंगे। लेकिन पार्षद के चुनाव में जो आम, एक मैं वोटर के नाते अगर कहूँ तो मैं ये देखूंगा कि, क्योंकि देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, इसमें आम मुद्दे जुड़े होते हैं, जैसे किसी का राशन कार्ड बनना है, किसी का आधार कार्ड बनना है, किसी का लाइसेंस बनना है, तो उसकी जो उसमें पार्षद उसमें तफ्तीश करता है या पार्षद जो अपनी गवाही डालता है, आम लोगों को तो वहीं तक मतलब है ना, उसकी सड़क कैसी है, उसकी गली की नाली कैसी है, या क्या वो पार्षद उसके किस तरह उसके लिए मौजूद रहता है, ये देखना पड़ेगा ना, क्या वो दिन रात पार्षद या वो इंसान उसके लिए मौजूद है, आम आदमी तो ये देखेगा। देखिए पार्टी की बात तो आ जाएगी, वो बाद की बात है, पार्टियां तो अपने चुनाव जिन पे लड़ेंगी, लेकिन पार्षद के चुनाव में मुझे लगता है कि सबसे पहले फेस वैल्यू देखी जाएगी, चाहे वो आजाद उम्मीदवार है, चाहे किसी पार्टी का कैंडिडेट है। अगर कोई पार्टी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देती है जो उस अपने वार्ड के आम लोगों से जुड़ा हुआ है, आम लोगों के सुख दुख से जुड़ा हुआ है और आम लोगों के साथ हर समय खड़ा रहता है, बेनिफिट उसी को जाएगा वालिया साहब। शर्मा जी वैसे तो बहुत हमारे साथी फिर कमेंट्स कर रहे हैं, हमारी नीलम शर्मा जी लिख रही हैं, सर कैंडिडेट कोई भी हो, सिर्फ अपना भला ना सोचकर समाज सोसाइटी का के बारे में भी सोचे, वसुदेव कुटुंबकम वाली सोच उसकी होनी चाहिए। वही बात आ गई ना, देखिए जो इंसान समाज के भले के, सबसे पहले तो वालिया साहब राजनीति में ऐसे स्वच्छ छवि के और समाज से जुड़े लोग जो सही मायने में लोगों का भला करना चाहते हैं जी, उन लोगों को चुनाव की प्रक्रिया में आना चाहिए जी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना चुनाव से परहेज कर लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कि यार छोड़ो यार इसमें क्यों जाना, लेकिन अब फिर भी भारत की जनता अवेयर हो चुकी है, खासकर हमारा जो नौजवान साथी है जी, मैंने देखा है कि किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप पार्टी है, चाहे नेशनल जैसे हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट है, और चाहे देखिए युवा बहुत आगे आ रहे हैं,
जितने ज़्यादा युवा आगे आएंगे वो एक नई सोच को लेकर आगे आएंगे। मैं आपकी बात बड़ी करूं कि देखिए अभी तो दूसरी पार्टियों ने फार्म मांगे हैं, किसी कोई कह रहा है हमारे पास 100 फार्म आ गए 20 उसके लिए, कोई कह रहा है हमारे पास 90 आ गए, कोई 110 कह रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से कह रही हैं, लेकिन हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कल 11 अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। उनके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में बताना चाहूँगा। जैसे अंबाला में 20 वार्ड हैं, 1 2 3 4 20 तक, उन्होंने 11 कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। मैं वार्ड बताता हूँ जी। वार्ड नंबर 2 से उन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिया, 3 से घोषित कर दिया, वार्ड नंबर 7 से, वार्ड नंबर 8 से, वार्ड नंबर 11 से, वार्ड नंबर 12 से, वार्ड नंबर 13 से, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 19 से। ये 11 कैंडिडेट उन्होंने घोषित कर दिए हैं। और आप मेरी बात सुन के आपको शायद अच्छी लगे, हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी लगे कि सभी के सभी, चाहे उसमें लेडीज हैं चाहे उसमें जेंट्स हैं, सभी के सभी नौजवान साथी हैं जी। उसमें कोई हम कह दें कि हमारे जैसा कोई 50 साल या 60 साल से ऊपर का उन्होंने नहीं रखा। सभी जो है नौजवान साथी हैं। इसके बारे आप क्या कहेंगे? देखिए वाले साहब, बात फिर वही आ गई, क्योंकि भारत जो इस समय चल रहा है, भारत एक नौजवान देश कहलाता है। नौजवान देश क्यों कहलाता है? क्योंकि उसकी ज्यादातर मतदाता या ज्यादातर उसकी आबादी जो है वो 25 से 35 के बीच में है जी। 25 साल से 35 साल के बीच में उसके बहुत ज्यादा जो वोटर हैं वो 25 से 35 साल के बीच में है। और आज का जो युवा है वो पुरानी जो तरह की राजनीति चल रही थी, जो पुरानी धड़े की राजनीति चल रही थी, उससे ऊब चुका है जी। कई ऐसी चीजें राजनीति में देखने को मिल रही हैं हमें कि जो आज का युवा चाहता है। क्योंकि देखिए आज का युवा आज के समय के हिसाब से अपनी जो बागडोर है या जो अपने जीवन की रूपरेखा है, आज का युवा आज के समय से चलाना चाहता है जी। देखिए पुराने समय से कुछ चीजें अलग हुई हैं, उनको हमें मानना पड़ेगा जी। देखिए कहते हैं ना कि जैसे परिवर्तन जो प्रकृति का नियम है, कुछ परिवर्तन क्योंकि युवा जो है उसको पता है और पढ़ा लिखा युवा है। वो पहले समय चला गया कि कोई हमें 10वीं या 12वीं पास कम मिलते थे, आजकल लगभग हर युवा ही आपको ग्रेजुएट मिल जाएगा, बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का भी है। युवाओं को अपना भविष्य तलाशने में समय लग रहा है भी, उसके भविष्य में उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। युवा बहुत तरह से चिंतित है। चलिए इसलिए युवा जो आगे आए हैं और युवाओं को आगे आना भी चाहिए, क्योंकि देखिए वो बात वही आ जाती है कि आज के समय में किसके सामने क्या दिक्कत आ रही है वो उसको वही जानता है। और युवा देश है ये, 25 से 35 साल तक हम ना जाने कितने करोड़ों हमारे जो उसमें वोटर हैं वो 25 से 35 साल के बीच में है। तो युवाओं को आगे आना चाहिए और युवा आगे आएंगे तो निश्चय कुछ ना कुछ बेहतर होगा, किसी भी पार्टी का है। एक चीज शर्मा जी मैं और आपसे करना चाहूँगा, हमारी जतिन बजाज और उनके बहुत से साथी हैं जो आपको राम राम कह रहे हैं, प्रोग्राम को आपका बहुत बढ़िया कह रहे हैं। जैसे हमने या आपने आज एक नवी भविष्यवाणी की कि 10 से 15 कैंडिडेट मेयर के इलेक्शन के लिए खड़े हैं, और क्योंकि आज हम खास तौर पर चर्चा मेयर पे ही हमने रखी है, इसके अंदर देखिए 6 कैंडिडेट तो आ ही चुके हैं। अगर मैं आपको देखिए, एक भाजपा यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी, एक कैंडिडेट भाजपा का होगा, दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस का होगा, तीसरा HDF हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट अनाउंस कर चुका है, ठीक बात है। चौथा बहुजन समाज पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, उनकी मीटिंगें चल रही हैं और मेयर वो भी कहते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का हो गया, 5वां ये कैंडिडेट तैयार हो गया, और एक छठा कैंडिडेट हमारा इंडिपेंडेंट सरदार इंजीनियर बलबीर सिंह, उनके धर्मपत्नी। 6 कैंडिडेट तो हमारे सामने हैं ही है ना, तो आ ही गए ना, और 6 की जगह 6 मेरे हिसाब से और आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। इसके बारे आप क्या कहेंगे? देखिए 6 कैंडिडेट तो आ गए। मैंने फिर ये कहा कि 10 से 12 और 7वां विनोद शर्मा जी को हम हल्के में ले रहे हैं, वो जरूर आएंगे। 7 कैंडिडेट आपके सामने हो चुके हैं, तो यानी और 7वां या 8वां में भी हिम्मत सिंह किसी का साथ पकड़ता है या अपना कैंडिडेट लेकर आता है। अगर वो भी कैंडिडेट ले आया तो 8 हो गए, तो रह गया फिर 2। तो मैं वही आपको वालिया साहब कहा है कि इस बार मेयर पद के चुनाव के लिए कम से कम 10 से 12 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि अपने आप को एक बराबरी का दावा कहने वाले होंगे, वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े होंगे। एक मैं और आज चलो आपने बात कर दी, मैं से कल या परसों ये बात बताने वाला था जनता को। एक जन क्रांति दल अंबाला में कोई है जो हमारे पास भी आए थे इंटरव्यू देने के लिए, चलो हमने उनको टाइम अपने हिसाब से दिया, वो भी तैयार है
कहते जी हम इलेक्शन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मैं अभी उनका डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। जन क्रांति दल वो भी तैयार है। हमारे पास राजकुमार सैनी जी की पार्टी, मेरे एकदम नाम नहीं उनकी पार्टी का याद आ रहा, उनके कैंडिडेट भी जो हमारे पास पहुंचे, नारायणगढ़ से उनके कई साथी आए, या अंबाला से नसीरपुर गांव है वहां से भी कई साथी आए, और सोंडा गांव इस एरिए के, कि भाई राजकुमार सैनी की पार्टी से हम मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। शर्मा जी रब शुक्र के परिवार बड़ा होता जा रहा है, 9 तो आज हमने आपको बता दिए। सबसे पहले तो बात फिर वही आ जाती है कि जो मेयर पद का इस बार चुनाव है, ये सब उसके एक तरह से कह लीजिए साइड इफेक्ट्स कह लीजिए, उसकी अच्छाई कह लीजिए। मैं तो अच्छा ही कहूंगा। अच्छाई इसलिए कहूंगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा दावेदारी होगी, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि एक बाजार का नियम है, जितने ज्यादा आपके सामने वो होंगे ना, कैंडिडेट होंगे, एक तो उनको चुनने में, नंबर दो वो कैंडिडेट जब आम लोगों के सामने जाएंगे जी, उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों का फायदा निकल के आएगा। देखिए पार्टियां तो सब सारे चुनाव लड़ेंगी और पार्टी को चुनाव लड़ना भी चाहिए, और ये तो वैसे भी कम से कम 2.5 साल के बाद तो चुनाव वैसे आया, इसको तो वैसे 2.5 साल लेट आ गया, तो इसको तो वैसे लोगों को बहुत क्रेज था, बहुत इंतजार थी। और ये चुनाव ऐसा है जो आम जो लोग हैं ना, एक भाईचारे के नाते मोहल्लादारी चुनाव जिसको कह लेती हैं, नुक्कड़ जैसे सभाएं होती हैं उसको, वो चुनाव है, या इसमें एक परिवार मतलब कि आपस में परिवार जुड़ते हैं, वो चुनाव है। यानी कि एक एक वोट की वैल्यू, जैसे मैं आपको बताता हूँ जो MP का चुनाव है ना वालिया साहब, थोड़ी सी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। 1 मिनट में आप अपनी बात देखिए। जो लोकसभा का चुनाव है ना जी, लोकसभा का चुनाव जो है 95% पार्टी के नाम पे लड़ा जाता है। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक कह रहे हो। कई लोकसभा के कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो जीत कर 10-10 साल जिन्होंने लोकसभा में लगा भी लिए हैं, लेकिन उनके क्षेत्र के कुछ आम लोगों को उनकी शक्ल तक याद नहीं है कि ये हमारे कैंडिडेट, उन्होंने उनको वोट नहीं दी, उन्होंने पार्टी को वोट दी। तो जो लोकसभा का चुनाव है 95% लोकसभा का चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ा जाता है। उसके बाद आता है विधानसभा का चुनाव। विधानसभा में लोग क्या करते हैं, मैं एक आम वोटर के नाते बता रहा हूँ आपको, जो मैं देखता हूँ जी। विधानसभा में लोग क्या करते हैं कि 50% पार्टी देखते हैं, 50% जो है कैंडिडेट देखते हैं, भी क्या वो पार्टी ठीक है, अगर वो पार्टी ठीक है तो उसका कैंडिडेट कैसा है। तो यानी कि 50% पार्टी की साख, 50% उम्मीदवार की साख, तब जाके वो जीतता है। लेकिन ये जो पार्षद और मेयर का चुनाव है वालिया साहब, इसमें 95% फेस वैल्यू चलती है। इसमें पार्टियां तो गौण हो जाती हैं। पार्टी अगर अच्छा कैंडिडेट को वोट टिकट नहीं देगी तो उसका कैंडिडेट नहीं जीत सकता, चाहे वो कितनी बड़ी पार्टी है। अगर एक आजाद उम्मीदवार अच्छा फेस वैल्यू वाला खड़ा हो गया तो पार्टियां, देखिए पार्टी का फायदा होता है, लेकिन क्योंकि ये जो चुनाव है ना, इसमें लोगों के बहुत बड़े बड़े काम नहीं होते, लोगों के एक अपने काम होते हैं। जैसे कहीं गया कोई, उसमें गवाही डालनी है, उसका राशन कार्ड बनना है, उसका पानी का बिल है, उसका बिजली का बिल है, या उसका नगर निगम से जो भी उसका संबंधित है उसका काम है। ये छोटे छोटे काम होते हैं, ऐसे काम होते हैं कि जिसमें कभी भी कोई चीज जाए, वो अपने पार्षद के पास जाए, उसका पार्षद उसको मौजूद मिले। क्योंकि देखिए MLA से मिलने के लिए भी पहले आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, मैं मिलना चाहता हूँ, समय मिलेगा। MP से मिलने के लिए तो आपको और ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए, ये तो पब्लिक है, सब ये पब्लिक है। और एक चीज हमारे आशीष जी लिख रहे हैं, सर जी, लेकिन HDF, ये इनका ये कहना है, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट अभी तक काफी स्ट्रांग है औरों के मुकाबले। ठीक है आशीष जी, आपका अपना सोचना है, क्योंकि वो आपको इसलिए स्ट्रांग लग रहा है कि अभी मैदान में कोई दूसरा नहीं आया, एक ही कैंडिडेट है और वो जोर शोर से लगे हुए हैं। एक चीज तो शर्मा जी है कि देखिए, अमीषा चावला जो इनकी मेयर की कैंडिडेट है, उसने पूरा एक बार कवर कर लिया अपना एरिया। ये एक उनको एक बढ़त के तौर पे है ये उनके लिए बात। देखिए अभी वही बात के अगर दूसरे, मेरे हिसाब से जैसे 11 से 17 तक आपने नामांकन पत्र मांगे हैं, उसमें मेन भाजपा कांग्रेस यही 2 पार्टियां होंगी, आप हो सकती है जी। या बहुजन समाज पार्टी, चलो लगा लो, जो नेशनल लेवल की 3-4 पार्टियां हैं। ये हो सकता है कि 17 को ही डिक्लेयर करें। सबसे बात फिर जो लास्ट में उनको 10 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन ये पब्लिक है बाबू। अब शायद अंबाला के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो पार्टियों से ऊपर उठ के अच्छा कैंडिडेट, चाहे वो भाजपा का हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, आजाद भी हो सकता है,
उसको वोट डालेंगे। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहेंगे लास्ट में? बिल्कुल, देखिए वाले साहब, बात फिर वही आ गई। सबसे पहले तो ना, पहले वार्ड छोटे होते थे जी, क्योंकि अब ये नगर निगम बन गया है, तो वार्डों की जो है ना, वार्डों का दायरा बढ़ गया है। अब जैसे आपने सिर्फ 10 दिन कहे जी, तो जो कैंडिडेट अपने आप को 17 तारीख को या 16 को बताएगा कि मैं अपनी दावेदारी पेश करता हूँ, उसके लिए तो 10 दिन रहेंगे। शर्मा जी यहाँ एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। देखिए भाजपा अभी इलेक्शन जीत के हटी है, एमएलए के चुनाव, उनका एक देखा जाए एक संगठन बहुत बड़ा, जी, जी। उनका अच्छा ढांचा है, संगठन बहुत बढ़िया है, जी। उनको आरएसएस की भी हमेशा सपोर्ट रहती है, और इवन के कई जैसे उनके कई दल हैं, विश्व हिंदू परिषद जी। है, या कई उनके अपने जो छोटे छोटे संगठन उन्होंने बना रखे हैं, उनके हमेशा भाजपा की पीठ पे वो रहते हैं। दूसरा कि उन्होंने बूथ लेवल तक पन्ना प्रमुख या गली प्रमुख तक बना रखे जी, हैं, जी। ये उनको एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल, देखिए संगठन का तो लोगों को बेनिफिट मिलता ही मिलता है। कोई भी अपना इंसान जब संगठन खड़ा करता है, या कोई भी इंसान है, बात फिर वही आ जाती है कि जिसका संगठन मजबूत होगा या जिसकी फेस वैल्यू इतनी, बात वही आ जाती है ना। एक तो पार्टी का संगठन हो गया, एक इंसान ऐसा हो गया कि जिसका रुतबा या सामाजिक रुतबा कह लीजिए जी इतना है, बात वही, वो भी संगठन ही हो गया कि कितने लोग उसके साथ दिल से जुड़े हैं, कितने लोग उसके साथ दिमाग से जुड़े हैं। अब मेन कैंडिडेट कौन है? मेन कैंडिडेट कौन है? देखिए संगठन में देखिए ऐसा है कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं विरोधाभास भी होता है। इसमें अगर हम बात करें शर्मा जी, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी ऐसा ढांचा नहीं है, ना उनका अभी कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ना कोई उनके जैसे बीजेपी का ढांचा मजबूत है। कांग्रेस के वर्कर तो हैं, लेकिन उनको लीड करने वाला नहीं है। ये कांग्रेस का एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है, आपका कैंडिडेट कौन है। इसके बारे में शर्मा जी आप क्या कहेंगे? देखिए कैंडिडेट पे मैं फिर वही बात पे आ गया, जैसे पार्षद का चुनाव, मेयर का चुनाव है ना, जैसे संगठन का आपने कहा, देखिए निश्चित तौर पर संगठन का फायदा मिलता है। कोई चीज़ पहले से जिसकी रचना की हो, अब जैसे आपने ये हरियाणा एसडीएफ का नाम लिया, उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, तो वो कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में जा चुके हैं, उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। ये भी एक तरह से संगठन बनाने का काम हो गया। बीजेपी का संगठन भी बना हुआ है, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं संगठन जो भी है जी। और उसके बाद ये एचडीएफ के जो कैंडिडेट हैं लोगों की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिनका नाम अनाउंस हो चुका है, बट नेचुरल वो उन्होंने तो अपना प्रचार शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे और पार्टियों के प्रचार भी आएंगे, और पार्टियों के कैंडिडेट भी आएंगे, वो अपना प्रचार करेंगे, तो जितनी जल्दी, देखिए समय बहुत कम है। शर्मा जी यहाँ मैं 1 मिनट लूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है, जैसा आपने बताया, यहाँ भी समय की मेरी दिक्कत होती है, समय बहुत कम है। और ऐसा हमारे मलविंदर सिंह हैं, लिख रहे हैं सर भाजपा को किसान आंदोलन के बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसलिए मलविंदर सिंह की ये मैं बात ले रहा हूँ क्योंकि आज भाजपा के कई नेताओं से मेरी दिन में बात हुई, इवन के जेजेपी के 1-2 नेताओं से आज उनकी मीटिंग थी, हमारे पड़ोस में ही है उनका, उनसे भी बात हुई। मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता। जाजपा के जो नेता हैं वो कुछ सहमे हुए हैं बातचीत से कि नहीं हमारा नाम ना लेना जी, और भाजपा का तो ये कहना है कि हमने जो 12 गांव या 13 गांव साथ लगे हैं, अब तो 16-17 गांव हो गए, उनमें कहते हैं कि अगर जाजपा का हम नाम लेंगे तो शायद हमें ज़्यादा नुकसान हो जाए। ये भी एक भाजपा के लिए सोचने का विषय है, एक किसान आंदोलन जो चल रहा है। हमारे एक साथी मैं और लूँगा जी, ये हमारे इंजीनियर तरुण बरार हैं, मैं इनका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मैसेज इंग्लैंड से आया, ये इंग्लैंड के, ठीक बात। और इसी तरह के हमारे पास 50 मैसेज आए, लेकिन मैं वो नहीं लिए, लेकिन इंग्लैंड से मैसेज है, इसे लेना मैं जरूरी समझ रहा हूँ। इनका कहना है सर जी, HDF will do awesome in election and I am in England. We will not support भाजपा, किसान विरोधी सरकार है। इनका देखिए मेरा बताना है फर्ज बनता है। इंजीनियर तरुण बरार हैं, ये कह रहे हैं HDF इस बारी अवश्यम मतलब बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, और भाजपा को शायद वो ये कह रहे हैं कि किसानों के विरोध की वजह से शायद इनको झटका लगे, ये इनका मानना है। और आशीष तनवर जी लिख रहे हैं सर 27 तारीख को एग्जाम है, लेकिन HDF के अलावा किसी और पार्टी का कैंडिडेट को टाइम नहीं मिलेगा अच्छे से पेपर देने के लिए। इसके बारे में शर्मा जी लास्ट में क्या कमेंट्स करेंगे? देखिए वाले साहब, कोई भी जब ज्वलंत मुद्दा होता है ना, जैसे आज के दौर में वर्तमान समय में जो किसान आंदोलन का मुद्दा चल रहा है, देखिए कोई भी जब मुद्दा उठता है, उसका जो रूलिंग पार्टी होती है जी, उसका पक्ष और विपक्ष दोनों पे प्रभाव पड़ता है जी। उसके पक्ष में भी प्रभाव पड़ सकता है, उसके विपक्ष के लिए भी प्रभाव पड़ सकता है।
आज के दिन अगर हम बात करें, आज के दिन जो किसान आंदोलन का मुद्दा चल रहा है वो रूलिंग पार्टी के लिए कहीं ना कहीं उसका पक्ष में नहीं है जी। हो सकता है कल कोई ऐसा फैसला आ जाए उसके पक्ष में हो जाए, बिल्कुल। लेकिन जो भी ज्वलंत मुद्दा होता है उसको देखिए सरकारों के साथ बहुत मुद्दे चलते रहते हैं और ये बातचीत चल रही है, अपर लेवल पे बातचीत चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है अगर इलेक्शनों से पहले अगर ये 2-4 दिन में 5 दिन में ये मसला हल हो जाता है, देखिए फिर तो इसका कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर ये मुद्दा कहीं और लंबा हो गया, ठीक कह रहे हो, देखिए फिर रूलिंग पार्टी के लिए कहीं ना कहीं उसका उसको मुश्किल कह लीजिए, उसको ये कह लीजिए, देखिए ऐसा ना कि उसको भ्रम की स्थिति को दूर करना पड़ता है लोगों के बीच जाकर जी। देखिए वैसे तो हमारा जो अम्बाला है उसमें अर्बन एरिया है, लेकिन उसके साथ अब रूरल एरिया भी जुड़ गया है, क्योंकि जब शहरी और ग्रामीण के क्षेत्र दोनों जुड़ जाते हैं किसी विधानसभा के क्षेत्र में, तब उसका फर्क पड़ना। उसमें शर्मा जी ये है कि अम्बाला में मंडियां भी हैं जहाँ पे आड़ती भी हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, इस तरह का माहौल आप नहीं कह रहे हो ना कि अगर 4-5 दिन या सप्ताह अगले हफ्ते के अंदर, अगले सप्ताह के अंदर पिक्चर क्लियर हो गई, फिर तो ये मुद्दा इसका कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगा। अगर ये उससे आगे बढ़ गया, और मुझे लगता है कि जहां तक मेरी एक निजी राय है कि ये मुद्दा शायद हफ्ते 10 दिन में सुलझ जाएगा। आपकी बात बढ़िया। हमारे आशीष तनवर जी लिख रहे हैं, बहुत ये भी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं अपने हिसाब से, इनके हिसाब से ये कह रहे हैं अभी तो सिर्फ टिकट अनाउंस होने के बाद काफी कैंडिडेट पार्टी के खिलाफ भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात है। अभी जैसे एचडीएफ ने अनाउंस किया, उसके बाद एचडीएफ 2 फाड़ हो गई, 2 फाड़ तो नहीं कहेंगे, कुछ अलग हो गए, हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि भाजपा में, कांग्रेस में या किसी और पार्टी में भी कोई ऐसा कैंडिडेट आ गया। तो शर्मा जी चलते चलते मैं आपसे पूछूंगा कि जो राजनीति में आजकल जात पात धर्म ये हैवी हो रहे हैं, अब ये अम्बाला में हो रहा है कि अगर भाजपा ने बनिया उनका एमएलए है तो वो कहते हैं हम बनिए को नहीं, इस बारी किसी ब्राह्मण को या पंजाबी को टिकट देंगे। कांग्रेस ये सोच रही है कि इस बारी चलो अगर वो पंजाबी को टिकट देंगे हम किसी बनिए को दे देते हैं कि सारे बनिए एक हो जाएंगे। बलबीर सिंह जी सरदार जी हैं, उनका ये कहना है कि सोच होती है कि शायद सरदार वोटें हमें पड़ जाएं, और ब्राह्मण समाज भी सोच रहा है कि किसी ब्राह्मण को ही टिकट दी जाए। ऐसे जात पात से ऊपर उठ के हमें बात नहीं करनी चाहिए या यही चलेगा ट्रेंड? देखिए वाले साहब, अभी तो मुझे लगता है कि आने वाले कम से कम, मैं ज्यादा तो नहीं, कम से कम अगले 5 चुनाव, यानी 5 चुनाव का मतलब 25 साल, 25 साल तो ये जाति धर्म का मुद्दा पीछे नहीं हो सकता। अभी चलेगा जब तक हमारी अगली पौध यानी हमारी अगली जनरेशन, आज के जो युवा साथी हैं, जब तक उनकी औलाद युवा नहीं होगी, क्योंकि वो जो समय होगा ना मालिया साहब, उस समय के बच्चे और कुछ थिंकिंग के होंगे। आज फिर भी कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी रूढ़िवादी बातों से जुड़े हुए हैं, रूढ़िवाद से जुड़े हुए हैं। हमारी जो जनरेशन है, हम भी कह लें, देखिए हम इससे छूते नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं 10 बातें अच्छी करके एक बात ऐसी कर देंगे, वापस वहीं चले जाएंगे, ठीक, जात पे चले जाएंगे, धर्म पे चले जाएंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं ना इनका, लेकिन अभी इसको हमें संताप भोगना पड़ेगा, अभी ये करना, लेकिन इसका कम हुआ है, इसका प्रभाव कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं, इसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। और हमारे राघव जी लिख रहे हैं जातिगत समीकरण भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं, जो ये कह रहे हैं। और ये भी लिख रहे हैं हमेशा टिकट मिलने के बाद खुद की पार्टी के लोग ही हराने में लग जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ठीक कह रहे हो। और एक आशीष तनवर हैं, ये लिख रहे हैं सर अशोक तनवर के सपोर्टर्स किसको सपोर्ट करेंगे? भाई आशीष, ये तो वही बता सकते हैं कौन किसका सपोर्टर है। अब ये भी नहीं कई बार पता लगता, हुड्डा के सपोर्टर शैलजा के कैंडिडेट को वोट डालेंगे नहीं, या शैलजा के सपोर्टर हुड्डा के कैंडिडेट को वोट डालेंगे नहीं, या भाजपा में शर्मा बनिया को डालेगा कि नहीं, बनिया शर्मा जी को डालेगा कि नहीं, या पंजाबियों को डालेंगे नहीं। ये तो शर्मा जी उसी पे हम बात कर रहे थे लास्ट में। जो भी इंसान राजनीति से जुड़ा है, जो भी राजनीति में सक्रिय है, वो कभी ना कभी किसी पद की लालसा में रहता है, और देखिए होना भी चाहिए। राजनीति तो तभी इंसान करेगा ना अगर उसके पास कोई पद होगा, लोगों की सेवा, या जैसे कहते हैं कि राजनीति सेवा के लिए है, तो सेवा कैसे करेगा वो? अगर उसके पास कोई पद होगा तभी सेवा करेगा ना। शर्मा जी एक आपसे पूछ रहे हैं राघव, मिस्टर राघव हैं कैंट से, हमारी अगली पौध को भी ठीक, कहते हैं शर्मा जी ने पौध की बात की, ये लिख रहे हैं हमारी अगली पौध को भी ठीक हमने ही करना है, पहले हमें खुद को बदलना होगा, पौध अपने आप बदल जाएगी। बिल्कुल, मैं वाले साहब वही बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए धीरे धीरे जो है ना, जब तक हमारी जो दिमाग की जो उपज कह लीजिए ना, जब तक वो वाइड नहीं होगी, उसका ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, वो अपने देखिए
हर इंसान कहीं ना अपनी छोटी छोटी इच्छाओं में, अपने छोटे छोटे लालचों में जुड़ा होता है। उसमें हम भी शामिल हैं, लेकिन उन चीज़ों से निकल कर, क्योंकि देखिए जो अगली जनरेशन आ रही है वो कहीं ना कहीं फिर भी अपने लिए अवेयर है। मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ, मैं संगीत अपनी जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें देखता हूँ कि जो आज के बच्चे हैं, जो आने वाले 10 साल में, 15 साल में, यानी कि 18 साल के होंगे, युवा होंगे, यानी वोटर बनेंगे, तो उनकी सोच मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने टारगेट के लिए वो अवेयर है। शर्मा जी, आपकी बात हमारे इंजीनियर तरुण बराड़ जो इंग्लैंड से ये प्रोग्राम देख के साथ ही साथ कमेंट कर रहे हैं, इनका ये कहना है, सर 25 ईयर्स ने इस जाति ने इंडिया को 50 साल पीछे कर दिया। कहते 25 साल अगर हम लगा के चले तो हमारे देश को 50 साल पीछे कर दिया। इंग्लैंड क्यों कामयाब है? यहाँ कोई जात नहीं, सब अपनी मेहनत से बिल्कुल ठीक खाते हैं। देखिए बात वही है ना। देखिए वाले साहब, बहुत बड़ी बात है तरुण बराड़ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए बराड़ साहब बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि बात पता क्या होती है। देखिए वाले साहब, जब हम पढ़ते हैं जी, एजुकेशन हमें क्या सिखाती है? हम अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में लगा देते हैं। आधी जिंदगी पढ़ने में लगा दी, उस अपनी आधी जिंदगी के बाद क्या करते हैं कि सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। आधी जिंदगी नौकरी ढूंढने में लगा देते हैं। नौकरी तो बात की बात है, नौकरी मिल गई, किसी को नौकरी मिल गई, किसी को व्यापार कर दिया, लेकिन आधी जिंदगी पढ़ने में लगाने के बाद अपनी आधी जिंदगी जो है ना किसी तरह से लोगों को नीचा दिखाने में लगा दिया। हमने भी कैसे उसको लेग पुलिंग करनी है। लेकिन जो बाहर की व्यवस्था है, जैसे उन्होंने कही है कि देखिए जो बात पता है, जो डेवलपिंग है ना, जो डेवलप्ड कंट्री है जी, उन्होंने अपने दिमाग को भी डेवलप, टाइम ही नहीं है कि टाइम तो तब नहीं है ना, अपने अपने कामों में व्यस्त है, और उन्होंने अपने दिमाग को इतना डेवलप कर लिया है कि वो ऐसी छोटी छोटी बातों में पड़ते ही नहीं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हमारी तरक्की किस चीज़ में है। लेकिन यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान में है कि सबसे बड़ी बात तो आबादी बहुत ज़्यादा है जी। और हमारे राघव जी लिख रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, चलो प्रेज भी कभी कभी अपनी सुन लेनी चाहिए। शर्मा जी कह रहे हैं, वालिया जी आपके चैनल पर डिबेट सुनकर जो ज्ञान मिलता है बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए। शुक्रिया राघव जी, आपके सभी साथियों की तरफ से आपने लिखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इंजीनियर तरुण बराड़ द्वारा लिख रहे हैं, थैंक्स सर, आप बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक बातें आपके साथ मिलकर ही होती हैं बराड़ साहब। और हमारे एक और साथी हैं, वो लिख रहे हैं, बाकी इस बार का नगर निगम चुनाव सबके लिए एक बड़ी परीक्षा से कम नहीं, जिसने सभी पार्टियों को मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। और ये साथी हमारे राघव जी हैं, ये लिख रहे हैं, आज का युवा चलता तो ठीक रास्ते है, लेकिन हमारे कुछ लोग और लालच भरे नेता उन्हें भटकाने का काम करते हैं। क्या बात है विश साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है आपकी। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विश साहब। मैंने फिर वही कहा कि जब तक राजनीति में साफ और स्वच्छ छवि के लोग और सही मायने में लोगों का भला सोचने वाले लोग नहीं आएंगे ना जी। देखिए राजनीति में मुझे लगता है कि अब तो फिर भी चलो कुछ लोग राजनीति से जुड़ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ गया था कि कुछ लोग ही राजनीति से जुड़ते थे। वो यार तो ये नहीं, इसको टिकट नहीं मिलेगी तो उसको मिल जाएगी, इसको नहीं मिलेगी तो उसको मिल जाएगी। लेकिन आज फिर भी कुछ लोग राजनीति से जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज के युवा को राजनीति से जुड़ना चाहिए, और जुड़कर उसको देखिए जो साफ और स्वच्छ छवि है, बात वही आ जाती है। युवाओं को गलत कौन करता है? अगर कोई ऐसा नेता हमारे सरपरस्त है जिसकी सोच अच्छी है, जो युवाओं को सही रास्ता दिखा सकता है, तो युवा अच्छे रास्ते पर चलेंगे। चलिए शर्मा जी, क्योंकि समय होता हुआ हमारे आशीष जी एक अपने हिसाब से कमेंट्स दे रहे हैं। वो लिख रहे हैं, वालिया जी इंग्लैंड इसलिए कामयाब है क्योंकि उसने पूरी दुनिया को लूटा, खासकर भारत को, और भारत को डिवाइड किया ताकि भारत बाकी कभी तरक्की ना करे। इंडिया की जो हालत है वो इंग्लैंड की ही देन है। चलिए आपकी सोच है। देखिए हाँ, ये तो अपनी अपनी देखिए सोच का है, और ये बात अब इतिहास बन चुकी है, हमें आगे सोचना। और आगे इंजीनियर तरुण बराड़ इन्हीं के बारे आगे कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि समय आज हमारा फिर मिलेंगे हमसे। इंडिया में अब यही हो रहा है, फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों ने किया था। वो भी यही बात आगे चला रहे हैं कि भाई जो अंग्रेजों ने किया था वो तो गोरे अंग्रेज थे, हमारे काले अंग्रेज भी अब यही कर रहे हैं। कोई भी हो एबीसी, उसमें आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं। जिसके हाथ चाबी आ जाए ना, वो फिर उसी हिसाब से उस तरह चलाता है। देखिए वाले साहब बात तो इनकी बात ठीक है कि भाई फूट डालो राज करो की राजनीति जब तक यहाँ से खत्म नहीं होगी शायद हम तरक्की ना कर। देखिए वाले साहब, सुधार की गुंजाइश जो है ना हर क्षेत्र में है,
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र कह लीजिए उसमें सुधार की जरूरत है, चाहे राजनीति कह लीजिए उसमें सुधार की जरूरत है, चाहे स्वास्थ्य का लीजिए। मैं एक बात यहाँ आपको कहूँगा वलिया साहब, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स के जो कमेंट सुने जी, देखिए एक होता है आम इंसान, एक होता है आम परिवार, जिसके फैसले से सिर्फ एक परिवार को ही कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान होता है। लेकिन जो राजनेता होता है ना, राजनेता के फैसले से ना जाने कितने लोगों को फायदा या नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो राजनेता ऐसा होना चाहिए कि जिसका साफ स्वच्छ, देखिए ईमानदार तो है, होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके मन में कहीं ना कहीं रहम। अब बिल्कुल, आने वाले इलेक्शनों में आप देखोगे वाले साहब, मैं आपको बताता हूँ एक सच्चाई भारतीय राजनीति की। आने वाले इलेक्शनों में आप ये भी देखोगे कि जो कुछ खास एक नेता लोग होंगे ना, उनका तो वो तो अपने अपना चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आम जो लोग हैं, जैसे कोई मेरे पक्ष में आ गया, एक आपके पक्ष में आ गया, तो वो क्या करते हैं कि देख लेते हैं अच्छा ये इंसान उसके साथ जा रहा है, तो नेता का बुरा नहीं कर सकता, नेता आम आदमी का बुरा कर देगा। चलिए ठीक कह रहे हो शर्मा जी, क्योंकि समय अपना घड़ी नहीं रुकती, समय हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट बचे हैं। राघव भी लिख रहे हैं, साफ और स्वच्छ राजनीति का नारा देने वाले उस राजनीति को एक गंदे तालाब की तरह के लिए हालात बना देते हैं। वो कह रहे हैं अंत में मैं यही कहूंगा, जनता इस बार वोट डंके की चोट पर देगी। यह बात सभी पार्टी के लोगों को समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा राघव जी आपने। और अंत में 1 मिनट में आप लोगों से, क्योंकि मोस्टली क्या है, हमारे लोग हमारे हिंदुस्तानियों में आता है चल यार मेरी एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, डालो डालो ना डालो ना डालो। जो ऐसे मेरे जैसे आलसी लोग हैं जो वोट नहीं डालते, उनको आप क्या अपील करें? देखिए वाले साहब, सबसे पहले तो सबको वोट डालने के लिए जी, देखिए जिस दिन वोट डलती है उस दिन सरकारी छुट्टी होती है, उस दिन किसी को कोई काम नहीं होता, सरकारी दफ्तर भी बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। सरकार अपनी तरफ से उनको पूरा मौका देती है कि आप वोट डालकर आइए। सबसे पहले तो अपने वोट का प्रयोग करें जी, क्योंकि अगर हम अपने वोट का प्रयोग नहीं करेंगे, देखिए चुनाव का बिगुल बच चुका है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर परिवार में चुनावी बातें होनी शुरू हो गई हैं। उन चुनावी बातों का तभी फायदा है, जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम वोट डालेंगे, अगर अपने विचारों के जो जिस विचार से हमें जो कैंडिडेट अच्छा लगता है उसके लिए वोट डालेंगे, तभी उसका मायने बनते हैं ना। सबसे पहले तो वोट डालो। उसके बाद आप ये देखो कि आपको पार्षद का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, आपके आम जनमानस के काम करने हैं, आम लोगों को मिलना जुलना है, आम लोगों को सुख दुख की बात करनी है, तो ऐसा कैंडिडेट आप देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको डालिए उसको डालिए, कोई भी किसी को भी डालिए, आप उसका पूरा आंकलन कीजिए, क्योंकि देखिए ये चुनाव आने वाले ना जाने कितने समय के लिए वो पार्षद आपके। चलिए शर्मा जी, ये तो आपकी बात ठीक है, क्योंकि चलते चलते मैं थोड़ा सा, जैसे 20 वार्ड हैं उनमें से 2-4 वार्ड की जो हमने पिक्चर देखी है, अभी आने वाले टाइम में कहीं भी करवट ले सकता है। 2 नंबर वार्ड है, उसके अंदर भी काफ़ी हलचल है। परविंदर सिंह हैं एक, वो लड़का काफ़ी मेहनत कर रहा है। इसी तरह जो हमें देखने में आया वार्ड नंबर 13 में मिस्टर तरीका है लड़का, वो भी क्योंकि अभी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए, वो भी अपने हिसाब से घूम फिर के उसने भी वार्ड कवर कर लिया है। इस तरह वार्ड नंबर 15 है, वहां पे पुनीत कवि है लड़का, और वहां पे जितेंद्र बिष्ट हैं। ये दोनों बड़ी जोर शोर से लगे हुए, इन्होंने भी अपना वार्ड पूरा कवर कर लिए हैं जो हमने देखा। इसी तरह वार्ड नंबर 17 है, 17 में प्रिंसिपल है सूर्या पब्लिक स्कूल की मैडम हैं, मैडम करमजीत, वो भी अपने वार्ड में पूरी सक्रिय हैं, घूम फिर के उन्होंने भी 1-2 राउंड पूरे वार्ड में लगा चुके हैं। बाकी अभी कैंडिडेट होने रह गए हैं, क्योंकि आज का ये हमारा समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन मैं 1-2 बातें हमारे राघव जी लास्ट में कह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग वोट डालने जरूर जाएं। आपका एक वोट आने वाले समय को तय करेगा। वालिया जी, आपकी यही मीठी मीठी बातें तो अच्छी लगती हैं। चलिए शुक्रिया राघव जी। हमारे इंजीनियर तरुण बरार लिख रहे हैं, नाइस डिबेट, थैंक्स बोथ ऑफ यू। मुझे अपनी वोट ना डालने का काफ़ी दुख होगा क्योंकि आप बाहर हो। हम उस परमात्मा से, उस अकाल पुरख से, उस वाहिगुरु से, उस परमात्मा से, उस अल्लाह से, उस महामाई से यही प्रार्थना करेंगे आप जहाँ भी हों सुखी रहें, अपने देश का इसी तरह भला सोचते रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने काम में आप दिल लगाकर तन काम करें, यही हमारी कामना है। उस प्रभु से यही कहेंगे कि आप इंग्लैंड में बैठे हो, परमात्मा आपको हमेशा सुखी रखे। जिस तरह पंजाबी च कहते हैं कि अकाल पुरख वो परमात्मा आपके अंग संग सहाय रहे।
शर्मा जी, इनके बारे आप क्या कहना चाहिए, कुछ एक लाइन ये में? बड़ा साहब, मैं वही कहता हूँ ना कि जब कोई ऐसा इंसान अब ये 7 समुद्र पार बैठकर भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए चिंतित है, देखिए कितनी बड़ी बात है। तो किसी को क्या जरूरत है, उसको उनको जरूरत, लेकिन फिर भी देखिए बात यही होती है कि जब तक एक ब्रॉड, जैसे कहते हैं ना कि वाइड, आदमी की सोच जितनी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए कि जो बड़ी सोच का इंसान जब बड़ी बात करता है तो उसकी बड़ी बात निकलती है, वो सबको साथ लेके चलने बिल्कुल की बात बिल्कुल। हाँ तरुण जी, आज के आप हमारे बेस्ट आपने कमेंट्स किए सभी साथियों के साथ, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी तरह आपको शर्मा जी साधुवाद भी दे रहे हैं। हमारे प्रोफेसर शर्मा हैं जो कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इनके हाथों के कई तराशे हुए बच्चे देश विदेश में सेट हैं। शर्मा जी, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। लास्ट में आशीष तनवर जी, मैंने नाम ले भी दिया, ये लिख रहे हैं परमिंदर सिंह बंटी हैं, जनता का वो बहुत सहयोग उन्हें मिल रहा है। तरुण का लास्ट लेके हम समाप्ति की ओर जाएंगे। ये हमारा जो प्रोग्राम इंग्लैंड से देख रहे हैं, आई लव माई इंडिया, और अभी जब से है आपकी लाइव प्रोग्राम देख रहा हूं। धन्यवाद तरुण जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका थैंक यू करते हैं। आपके साथ आज का हम ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। तरुण जी, आप हमारा प्रोग्राम ऐसे ही देखते रहिए, अपने साथियों को भी जो बाहर हिंदुस्तान के बाहर सेट हैं, जैसे हमारा अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, और आप लोग इंग्लैंड से इतना प्यार हमें भेजते हो, हमें यही हमारे लिए एक हमें अच्छा लगता है कि और इसको अच्छा काम करें कि कोई मैं ये चैनल आपका अपना चैनल है तरुण, मैं ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे इसको लेके जा रहा हूँ। हमें कभी भी इसका किसी भी तरह से आपको ये नहीं लगेगा कि आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है या किसी को ब्लैकमेल कर रहा है या सच की खबर नहीं दिखा रहा। हम आप लोगों के सहयोग से, आपका अपना चैनल है, हम इसे और आगे लेकर जाएंगे। शर्मा जी, इसी के साथ मैं आपसे अपने दर्शकों से इजाजत लेता हूं। नमस्कार।